नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं भगवा ब्रिगेड की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची। साध्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्राची जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साध्वी प्राची विवादों की साध्वी हैं। आप कुछ भी बोलती हैं तो एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। देखिए, मैं से संस्कारों में पली हूँ, बड़ी हूँ, भगवा धारण किया है। और भगवा जब धारण कर लेते तो उसके जीवन का एक, मैं समझती हूँ, नियम होता है, होना चाहिए कि वो सच को सच कहे। अब सच कहना क्योंकि कड़वा होता है, वो विवाद का कारण बनता है। नहीं, आपकी जो रेंज है ना, वो बहुत बड़ी है। बरेली में हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी का मसला होता है, वहां साध्वी प्राची सड़क पर संग जाती हैं। सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान पर भी आप तीर चला देती हैं कि इन तीनों खानों की फोटो हटाओ। आजम खान और आपका वाक युद्ध चलता ही चलता है। आप बोलेंगी तो आजम खान जरूर बोलेंगे और आजम खान बोलेंगे तो आप बोलेंगे। इससे तमाम सारे मसले, कभी आप बच्चों की संख्या बता देती हैं, उस पर देश भर में एक नई बहस छिड़ जाती है, एक नया विवाद हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आपने 4 पॉइंट लिए और मैं 4 को प्रयास करूंगी कि बहुत सरलता के साथ उस पर बातचीत की जाए। पहली बात, आपने बरेली कांड लिया है। हिंदुस्तान के अंदर मैं समझती हूं कि जब से देश आजाद हुआ, शिक्षा को बढ़ावा देने का काम हर सरकार करती आई है। और ये जो सरकार है, ये तो विशेष रूप से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगा रही है। भले ही सरकार काम करे ना करे, लेकिन हम जो समाज सेविका है, समाज सेवक है, समाज सुधारक है, उनका ये दायित्व बनता है कि समाज में महिलाओं के साथ कहीं उनका उत्पीड़न हो रहा है या महिलाओं का कहीं तिरस्कार हो रहा है या बेटियां, तो वहां जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। ठीक बात है। नहीं, लेकिन फिर आपकी नाराजगी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान से भी हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है कि आज हमारे घरों में संस्कारहीनता की कमी दिखाई दे रही है। संस्कार विहीन समाज कभी उन्नति नहीं कर पाता। अच्छा, क्या ये लोग जिम्मेदार हैं, ये तीनों निश्चित खान? रूप से कारण है उसका कि समाज को अच्छे संस्कार देने चाहिए। नग्नता समाज में समाज का सुधार नहीं कर सकती। प्राची, जब ये लोग तो एक्टर हैं, ये लोग कोई साधु संत फकीर तो है नहीं, ये लोग तो एक्टर हैं। जैसे ही कहानी लिख के इनको दी जाएगी वैसे एक्टिंग करेंगे। लेकिन बात ठीक है आपकी, मैं सहमत हूँ इस बात से। जैसा इनको रोल दिया जाएगा वैसे करेंगे, वैसा करेंगे, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन उसके साथ में समाज को क्या मिल रहा है, उससे देश का क्या भला हो रहा है। इस राष्ट्र में अच्छे लोग भी हुए, महान पुरुष हुए, देशभक्त हुए, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीरांगना झलकारी बाई। उनके जीवन, उनके आदर्श जीवन को दिखाया जाए, उनके जीवन की अच्छी जो हमें प्रेरणा देने वाली बातें वो दिखाई जाए तो अच्छा होगा। लेकिन अब प्राची जी क्या करेंगे, अगर जो नई पीढ़ी हनी सिंह का गाना सुनने की इच्छा रखती है तो अब उसको हम कहेंगे कि भाई आप तुलसीदास की चौपाई पढ़ो, तो वो नहीं मानेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन इस बात की सहमति के साथ मैं अपना पक्ष भी रख सकती हूँ जी। बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज होता है, और जब कोरे कागज पर, कोरी स्लेट पर जो हम लिखेंगे वही तो बच्चा आगे सीखेगा। जब हम बचपन से ही उसको संस्कार, महाराणा प्रताप के, भगत सिंह के, रामायण चली थी एक बार टीवी चैनलों के माध्यम से, रामानंद सागर जी की, मुझे याद है उस समय मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, मैंने देखी है। जब मैं कहीं, क्योंकि मैं हवन कराती हूँ, यज्ञ कराती हूँ, आर्य समाज के संस्कार रहे हैं, मैं ब्रह्मा होती थी तो लोग यज्ञ की पूर्णाहुति समय से पहले कराने की कोशिश करते थे, रामायण देखने के, और कहते थे, रामायण देखने के लिए कहते थे, दीदी इस समय आप पूर्णाहुति करिए। हम पूछते थे क्यों, कि रामायण सीरियल आ रहा है। तो हमें भी अच्छा लगता था कि उससे कुछ प्रेरणा ले रहे, समाज को कुछ मिल रहा है, देश को कुछ मिल रहा है। इसमें एक सवाल उठता है, आपने तीनों खान के पोस्टर फाड़ने की बात कही कि भाई इनके पोस्टर हटाओ, उसमें आपने किसी हिंदू
सिनेमा एक्टर का नाम नहीं जोड़ा, सवाल इसलिए खड़ा हुआ। अगर इन तीन के साथ एक दो इधर से भी डाल देते आप तो विवाद नहीं होता ना। नहीं, मैंने ऋतिक रोशन का भी कहा। चर्चा में है, चर्चा तीन ही की आई कि साध्वी प्राची ने कहा 3 खान के पोस्टर फाड़ो। मैंने कहा था शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को मीडिया ने हटा दिया। आमिर खान छोड़ दिया था। नहीं, आमिर खान का भी नाम आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पर आया है, बात क्या थी? हमने कहा कि हमारे घरों में आज भगत सिंह की फोटो नहीं मिलती, हमारे घर में चंद्रशेखर आजाद और वो वीर सावरकर जिसने काल कोठरी में अपनी जिंदगी को बिताया है और अंग्रेजों से वो लोहा लिया है अपने जीवन की आहुति देश के लिए, उसकी फोटो हमारे घरों में नहीं है। हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि देश के आजादी के लिए कौन शहीद हुआ, देशभक्त। अगर हम पूछे 5 देशभक्त बताओ तो बच्चे नहीं बताते। हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान के बताते, क्योंकि सारा दिन वही चलता है। इसीलिए हमने कहा कि घरों में इनकी जो पोस्टर लगी है, फोटो लगी है, वो उतारनी चाहिए और घरों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, झलकारी बाई, महारानी लक्ष्मीबाई की फोटो। अरे साधु जी, ये तो चलिए ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने इस देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या है उस पर सवाल उठाया और आपने कहा कि भाई इनके घरों में इतने इतने बच्चे पैदा हो रहे। फिर एक जगह आपने कहा कि भाई हिंदुओं को भी अपनी संतान बढ़ानी चाहिए। इससे भी आपको नहीं लगता कि एक बदमजगी कहीं पैदा होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया और वास्तव में मैंने कहा, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूं, आज भी कह रही हूं और कहती रहूंगी। कारण है उसका कि देश आजाद हुआ था तो देश के टुकड़े हुए थे, किस आधार पर हुए थे? कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए हुआ। कोई बात नहीं, क्योंकि हम दया, धर्म, सहिष्णु सब कुछ हम स्वीकार करते। नेताओं ने ये व्यवस्था बनाई, कुछ लोग इधर भी आ गए। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय इनकी जनसंख्या क्या थी? और आज का इतिहास उठाओ, आज की जनगणना उठाइए, आज जनगणना कितनी बढ़ी हुई है और हमारी कहां है? हम विचार तो करें, आखिर कहां जा रहे हैं? पाजी जी, इस पर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस पर कोई सख्ती के साथ तो कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, सिर्फ जनजागरण हो सकता है। जनजागरण, मेरा भी जनजागरण में रहे, मुसलमान भी, सब लोग कम संतान पैदा करें, लेकिन आप कहते हो हिंदू ज्यादा करे, लड़ाई वहां से शुरू हो जाती है। हिंदू ज्यादा क्यों करे? उनके घरों में हम 4, हमारे 40। और मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, नेट पर सर्च करिए, गूगल में जाइए। एक दिन मेरी बहस में बैठी हुई थी तो उसमें गूगल में निकल के आया, आसाम के अंदर एक व्यक्ति की 110 संतान है। क्या हम सोच सकते हैं? 110 संतान, कितना बड़ा परिवार, बहुत अच्छी, बड़ा परिवार, बहुत अच्छा, मैं विरोध नहीं करती। लेकिन हमारे घरों में शेर का बच्चा एक ही अच्छा, क्या होगा हिंदुस्तान? तो आप करो शेर भी कई बच्चे पैदा करे। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम 4, हमारे 40, हम कहाँ जाएंगे? पहले 2 थी, चलिए हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चे। आप क्या चाहते कि हिंदू के भी 40 हों? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मेरी जो बात है उसको समझने की प्रयास करिए। मेरा विचार है हिंदुस्तान में एक विधान हो, एक कानून, एक संविधान बने जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, बच्चा चाहे 40 ना करे, 4 ना करे, 10 ना करे, मैं इसमें कोई विवाद खड़ा नहीं करती। बच्चे 2 हो लेकिन सबके लिए बराबर कानून बने। ऐसा नहीं कि उनके लिए 40 और 50 हो और हमारे घर में ये निश्चित हो जाए कि नहीं, हमारे यहाँ तो 2 ही बच्चे होंगे, हमारे यहाँ तो एक ही बच्चा होगा हिंदुओं में और उनके यहाँ 40। आखिर हिंदुस्तान एक है, कानून इसमें 2 क्यों? लेकिन इस मसले पर तो बहुत बार चर्चा हुई, पार्लियामेंट में हुई, जवाहरलाल जी के समय में इस पर बहुत विवाद हुआ था। जब हिंदू कोड बिल लोकसभा में लाया गया उस समय इस पर बहुत चर्चा हुई और अंत में एक देश का मानस ये बना कि नहीं, ये कॉमन सिविल कोड जैसी कोई चीज जब तक पूरा हिंदुस्तान उसको मन से स्वीकार नहीं करे तब तक थोपा जाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत बहुधर्मी देश है। आपको नहीं लगता ऐसा? हमने कोई फतवा जारी नहीं किया, हमने किसी पर थोपा नहीं। कोई एक व्यक्ति बता दे मुझे कि नहीं, साधु प्राची जी ने कहा कि इस घर में 10 बच्चे हो या 20 बच्चे हो। हमने जन जागृति की
राय दी और प्रेरणा दी, जिसको कहते हैं संतों का काम प्रेरणा देना का भी है, संतों का काम जन जागृति का भी है। तो मैंने वो क्या और मंचों पे, खुले मंचों पे कहा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और कहती भी रहूंगी। हिंदुस्तान के अंदर 2 विधान 2 कानून, ये संविधान इस तरह से नहीं चलना चाहिए। देश एक है तो कानून एक हो, देश एक है तो नियम सबके लिए बराबर हो, सबके लिए एक ही विधान, एक ही संविधान हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक तरफ तो 40 बच्चे, एक तरफ प्रतिबंध होगा कि नहीं 2 ही बच्चे करो, तो ये नाजायज बातें हैं। इनको केवल विषमता को, इस तरह की विषमता ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो समाज में जनसंख्या, आप उनकी पिछली सोनिया गांधी के समय में जो जनसंख्या का आंकड़ा था वो अभी प्रस्तुत किया गया, इनकी जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही, ये सोचने का विषय है। ये साध्वी प्राची की जीवन तो बीत जाएगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा उस पर विचार। जैसे जैसे मुसलमानों में भी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जनसंख्या पर उन परिवारों में नियंत्रण देखने को मिलता है जो शिक्षा की रोशनी जिन तक पहुंच गई। ऐसा हो रहा है, जहां शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची तो वहां तो हिंदू में भी, जैसे हमारे यहाँ जो दलित समाज है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है दलित समाज की। जी जी, जहां शिक्षा की रोशनी कम पहुंची वहां ज्यादा होता है। खैर, प्राची जी एक राजनीतिक शख्सियत हैं आजम खान साहब, उनके और आपके बीच में बहुत युद्ध चलता है। देखिए, मेरा कभी कोई ऐसा विचार नहीं होता। मैं समझती हूं कि जब जब भी मैंने कोई बात कही तो उन्होंने उसका विरोध किया और बाद में कहा कि साध्वी प्राची सांप्रदायिक है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहती हूँ, साध्वी प्राची सांप्रदायिक है। लेकिन आप भी तो उनको पाकिस्तान के एजेंट बता देती हैं। हाँ, हम बताएंगे, पूरा बिल्कुल बताऊंगी। हिंदुस्तान के अंदर 3,06,35 मस्जिदें हैं, इटली के अंदर 68 चर्च है, लंदन के अंदर 71 चर्च है, और हिंदुस्तान के अंदर, केवल दिल्ली की बात कर रही हूं, दिल्ली के अंदर 271 चर्च है। सांप्रदायिकता कहां बढ़ गई भाई? और हमने सांप्रदायिकता, ये तो वही बात हुई कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं हो जाते बदनाम। आखिर हम करें क्या? अगर साध्वी प्राची जो 800 वाल्मीकियों को जबरदस्ती उन गरीब आदमियों के घर तोड़ करके उनको मुस्लिम बनाने का षड्यंत्र रचा, साध्वी प्राची चुप बैठ जाए तो क्या उचित है? ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता। कहे, आरोप लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच को सच कहूंगी और सच सदा कड़वा होता है। उस जहर को पीने की हिम्मत करे तो अच्छा रहता है, क्योंकि कड़वी दवाई ही असर करती है। साध्वी जी, लेकिन आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता कई बार? लगता है शायद आपको लगता होगा, कुछ लोगों को और भी लगता होगा। ऐसा नहीं है जी कि जो साध्वी प्राची कहे वो सब लोग एक्सेप्ट कर ले, उसको स्वीकार कर ले। क्यों कहती हूं? आजम खान से कभी पूछना, हिंदुस्तान के अंदर कितने देशभक्त हुए? अपनी यूनिवर्सिटी का नाम उसने दोहरी यूनिवर्सिटी क्यों रखा? जिसने कहा था मेरे मरने के बाद मेरा सब पाकिस्तान में भेज देना, उसके नाम से हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी चलेगी जी। और जब रामपुर कांड हुआ, उसने क्या कहा कि मुझे कोई देश पनाह दे दे तो मैं, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश हो तो मैं वहां चला जाऊं। इसमें क्या समझेंगे? वो तो यूएन भी जा रहे हैं। हाँ, यूएन जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। आजम खान से मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यूएनओ जा रहे, हिंदुस्तान का खाते, पाकिस्तान के गीत गाते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकते। उस समय ये यूएनओ क्यों नहीं गए जब अमेरिका के अंदर इनका भाषण था यूनिवर्सिटी में, और वहां जलील करके, इनकी बेइज्जती करके, वहां से धक्के दे करके इनको निकाला गया। उस समय क्यों नहीं गई यूएनओ? उस समय जाना चाहिए था। आज हिंदुस्तान के लिए वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं आजम खान से कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब, और ये कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। जब देश के 2 टुकड़े किए गए
तो उस समय पाकिस्तान इनके लिए बना था, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए बना। लेकिन प्राची संविधान तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है ना। तो हमने विरोध कब किया? लेकिन ये हिंदुस्तान को कलंकित करने के लिए ये यूएन हो जाएंगे, ये तो शोभा नहीं देता, ये तो शर्म की बात है। किस लिए जाएंगे? सरकार, इनको सौभाग्य इनको मानना चाहिए, हिंदुस्तान में जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुंह धोने के लिए इनको पानी नहीं मिलते, पीने के लिए पानी के लिए तरस जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी इतनी दुर्दशा है और हिंदुस्तान में ये सहिंसा बन रहे, उत्तर प्रदेश के मालिक बने बैठे हैं और फिर भी यूएन में जा रहे हैं हिंदुस्तान को इतना अपमानित करने के लिए। इसलिए मुझे दुख होता, पीड़ा होती है और दर्द होता है कि हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के गीत गाते। अच्छा प्राची जी, कई दफे ऐसा होता है कि आपने कहा ना कि कड़वी दवा वो असर करती है, पीने में तो थोड़ी दिक्कत देती है, लेकिन तो कई बार जो आपका परिवार है, वैचारिक परिवार, वो भी आपकी दवा इतनी कड़वी होती है कि उसका भी थोड़ा जी मिचला जाता है कई बार, नहीं? आजम खान साहब का मिचला है तो बात ठीक है, हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मैं हिंदी, हिंदुस्तान और बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा, गौ रक्षा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं करती रहूंगी। कोई बात नहीं, मेरी बात किसी को स्वीकार है तो भी ठीक है और नहीं स्वीकार है तो भी ठीक है। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए, जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाते। इस समय उत्तर प्रदेश जल रहा है, जो अपने फर्ज को अदा नहीं करता। सरकार कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश की? पूरे देश को पता है। बरेली कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार कहां सो रही थी? 1000 लड़कियों के भविष्य का मामला था। रामपुर कांड हुआ, प्रदेश सरकार कहां सो रही थी? मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कत्लेआम हुआ, प्रदेश सरकार कहां सो रही थी? अभी बनारस के अंदर जो हुआ, प्रदेश सरकार कहां हो रही थी? बदायूं के अंदर 2-2 बच्चियों को, नन्ही बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं, थानों के अंदर बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, जो रक्षक है वही भक्षक हो रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? बरेली के अंदर अभी पता चला है मुझे, कल की घटना है, एसएसपी ऑफिस के सामने एक बहुत सज्जन व्यक्ति को बुरी तरह से मार डाला। ये प्रदेश सरकार के अंदर हो रहा है और प्रशासन के सामने, आंखों के सामने। अभी एक मनोज मिश्रा एसआई थे, सब इंस्पेक्टर, गो तस्करों ने उनको मार। लेकिन प्राची जी, सरकार तो कह रही है कि बन रहा है उत्तर प्रदेश, संवर रहा है उत्तर प्रदेश। हो सकता है, क्योंकि वो जैसे आजकल सोशल मीडिया बड़ी प्रभावी हो रही है, ऐसे वो अपनी बात को प्रभावी रखना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से सच बताऊं, उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं, जब निकलती हूं तो लोग रोते हैं, सुरक्षित नहीं है। बच्चा स्कूल गया, शाम तक वापिस आ जाए ये निश्चित नहीं है। बेटी स्कूल में पढ़ने चली गई, शाम तक सुरक्षित आ जाए, कलेजा माँ का धड़कता है। मैं जानती हूं, मैं महिला हूं, मैं भी किसी की बेटी हूं, मेरे बाप को भी चिंता होती होगी, मेरे समाज को भी चिंता होती होगी, मेरे जो साथ रहते हैं उनको भी चिंता होती होगी। मैं जानती हूं उत्तर प्रदेश इतना असुरक्षित है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं। प्राची जी, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता, वो उत्तर प्रदेश में एक जगह से मेरे ख्याल से मेयर हैं, उन्होंने 2 लोग चिन्हित किए, एक आप, एक साक्षी महाराज, उन्नाव के सांसद। उन्होंने कहा इन दोनों लोगों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं। मैंने भी कल सुना है मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कहा है इनकी हत्या हो जानी चाहिए। मैं समझती हूं कि समाजवादी पार्टी की सोच ऐसी ही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी घृणित उनकी विचारधारा है, किसी की विचारधारा नहीं हो सकती। क्यों हत्या होनी चाहिए? पहले तो उनसे पूछना चाहिए, गौ मांस घर में पकाओगे, गौ के टुकड़े टुकड़े करके घर में रखोगे और फिर उसको खाओगे, उसको खाने में मजा आएगा। मेरी माँ, जिसके 33 करोड़ देवी देवता जिसमें वास करते हैं, प्रातःकाल उठ करके हम अपने आप को उसके दर्शन करके धन्य मानते हैं, और उस माँ को काट करके ये खाए, साध्वी प्राची मूक बधिर बन करके बैठी रहे, मिट्टी का धोंधा, उसके अंदर कोई तड़फ ना हो, उसके अंदर कोई प्रतिकार की भावना ना बने,
ये समाजवादी पार्टी और कुछ लोग इस तरह के चाहते, लेकिन साध्वी प्राची इतनी कायर नहीं है। जिस चौराहे पर वो चाहे, मैं तैयार हूं जाने के लिए, मेरी हत्या करा दे, कोई बात नहीं। कई बार हमले हुए, रामपुर के अंदर हमला हुआ, कई बार धमकियां मिली, और इतनी जबरदस्त धमकियां मिली। तो आपने सरकार से सुरक्षा की मांग नहीं की? नहीं, मैं क्यों करती? मैं कोई भिखमंगी थोड़ी हूं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा। आज जो कह रहे हैं, आजम खां बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने इनको बहुत कुछ दे दिया। उसको अगर जरा सा भी एहसास हो, मानवता इंसानियत है, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं बिल्कुल परमात्मा के ऊपर विश्वास करके और परमात्मा के भक्त बनकर के पूरे समाज में काम कर रही हूं। मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा और मैं प्रयास करती हूं कि मैं मांगू नहीं। रही बात मेरी हत्या की, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, गौ माता और बहन बेटियों की रक्षा जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं करती रहूंगी। मेरी हत्या जब चाहे, जहां चाहे, मैं तैयार हूं। उस चौराहे को बता दे समाजवादी पार्टी, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। प्राची जी, एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मोदी सरकार आए, इसके लिए देश में तमाम लोगों ने कोशिश की, आपने भी कोशिश की, तमाम साधु संत भी उस अभियान में लगे, अपने अपने ढंग से सब लोग लगे। आप तो बहुत सक्रिय रहे, 1.5 साल से ज्यादा हो गया सरकार को। अखिलेश सरकार कैसी चल रही वो आपने विस्तार से बता ही दिया। मोदी की सरकार कैसी चल रही है? जिन अपेक्षाओं से मोदी जी को लाया गया था, देश लाया था, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हिंदुस्तान का ये सौभाग्य है कि हिंदुस्तान को ऐसा रहनुमा मिला है। मैं कहती हूं कि भगवान का अवतरण मिला है, और वास्तव में ये हिंदुस्तानियों का सौभाग्य इसलिए कह रही हूं कि जब से देश आजाद हुआ अब तक हिंदुस्तान की जो दुर्दशा थी, विदेशों में नाम लेते थे तो शर्म महसूस करते, आज विदेशों के लोग भी मोदी मोदी पुकार रहे हैं। और हिंदुस्तान में जितनी हम अपेक्षा करते हैं, 60 साल का कूड़ा करकट, भाई साहब, क्या आप 1-2 साल में ऐसे निकाल दोगे? वो तो काई लगा हुआ है, धीरे धीरे निकलेगा। वो सड़ा हुआ है, कूड़ा करकट धीरे धीरे निकलेगा, सफाई उसकी जारी है। मोदी जी बैठे नहीं, 18-18 घंटे काम करता है। हिंदुस्तान के इतिहास में एक प्रधानमंत्री बताओ। मोदी सरकार के लिए आपकी मोहब्बत मुझे दिख रही है प्राची जी, लेकिन सवाल एक ये और भी है, कॉमन सिविल कोड, समान आचार संहिता, राम मंदिर, ईस्ट कश्मीर का 370 का मसला, ये मसले भी बहुत महत्वपूर्ण थे। एक दूसरा, आपने दादरी का जिक्र किया कि गाय खाएगा तो फिर तो जाएगा। आपका नारा है कि भाई गाय खाएगा तो जाएगा, ठीक। वहीं पूरे देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं, कानूनी तौर पर आप गाय को मार सकते हैं। 10 राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान में ही। एक केंद्रीय कानून बनाने में क्या समस्या है? फिर आपकी सरकार केंद्रीय कानून बना दे, बिल्कुल पूरे के राष्ट्र में एक साथ लागू हो जाए। कह रहे हैं आप, लेकिन समस्या एक है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। समस्या यहाँ आकर के नहीं, इसके लिए कि गौ रक्षा के लिए कानून में राज्यसभा नहीं जाना, क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं होगा। अभी मेरी बात हुई है, ये सामान्य केंद्रीय समिति में मेरी बात हुई है, और मेरे विचार से जल्दी ही इस तरह का गौ हत्या के जो कानून है वो निश्चित रूप से अब होने वाला है, संभावनाएं हैं। और मोदी जी को भी टीस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी, जैसे मैं समझती, मोदी जी जैसा देशभक्त अभी तक प्रधानमंत्री ना हुआ, और आगे की हमें कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी आपकी ही परिवार के बहुत सारे लोग कई बार ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि भाई जिन उम्मीदों से हम लाए थे वैसी उम्मीदें पूरी होती नहीं। वो निराशावादी लोग हैं, उन्हें आशावादी बनना पड़ेगा, क्योंकि 60-65 साल का, मैंने बताया, कूड़ा करकट, काई जमी हुई है, सड़ी हुई है, बदबू आ रही थी जिस समय मोदी जी आ रहे थे, तो उस समय की वो काई को धीरे धीरे, आप काई हट गई कि अभी नहीं, अभी धीरे धीरे। प्राची जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल जवाब के नए सिलसिले के साथ। तब तक आप देखिए समाचार प्लस। मुझे दीजिए इजाजत।